बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आज भारतीय काव्य शास्त्र पर अभ्यास प्रश्न हैं और इसके अंतर्गत आज महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम ध्यान देंगे। टीजीटी के अंतर्गत हिंदी में बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है नाट्य दर्पण। जी हाँ, नाट्य दर्पण को माना जाता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा। दूसरा प्रश्न है, हिंदी में काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की परंपरा का सूत्रपात किस ग्रंथ से होता है? तो कृपाराम की हित तरंगिणी। कृपाराम की हित तरंगिणी। दूसरा प्रश्न है, रस कलश के रचनाकार हैं हरिऔध। हरिऔध यह भी काव्य शास्त्र का ग्रंथ है। तीसरा प्रश्न है, चौथा है, काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर का समय है 9वीं से 10वीं सदी। प्रश्न 5 है, रूप गोस्वामी की प्रसिद्ध रचना है हरिभक्त रसामृत सिंधु। अगला प्रश्न है, काव्यानुशासन किसकी रचना है? काव्यानुशासन हेमचंद्र की रचना है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। 36 अध्याय, ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। यह कथन किनका है? यह भामा का है। भारतीय अलंकार शास्त्र के आद्य आचार्य अर्थात सबसे पहले आचार्य कौन माने जाते हैं? भामा। भामा को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, अर्थात प्रथम आचार्य। कवियों का मार्ग निर्देशक ग्रंथ इनमें कौन सा है? काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी का वर्ण विषय है। साहित्य लहरी सूरदास ने लिखा। इसका वर्ण विषय है नायिका भेद एवं अलंकार। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत इनमें किनकी रचना है? रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। अगला प्रश्न, शब्दार्थो सहितो काव्यम। यह किनका काव्य लक्षण है? यह भामा का है। अगला प्रश्न, शरीरम तावदिष्ठार्थ यवच्छिन्ना पदावली। शरीरम तावदिष्ठार्थ यावच्छिन्ना पदावली काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? यह दंडी ने दी है। अगला प्रश्न है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। यह परिभाषा किसकी है? यह मम्मट की है। अगला प्रश्न, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। यह काव्य लक्षण किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो यह विश्वनाथ ने लिखा, आचार्य विश्वनाथ ने। अगला प्रश्न, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। यह किनका काव्य ग्रंथ है? यह जगन्नाथ का है। अगला प्रश्न, काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। काव्य की यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा विलियम वर्ड्सवर्थ की है। अगला प्रश्न, सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम कविता है। यह परिभाषा किसकी है? यह कॉलरिज ने लिखा। जी हाँ, एस.टी. कॉलरिज अंग्रेज आलोचक। अगला प्रश्न, काव्य को सुस्पष्ट संगीत किसने कहा? काव्य को सुस्पष्ट संगीत किसने कहा? तो काव्य को सुस्पष्ट संगीत ड्राइडन ने कहा। जॉन ड्राइडन, पाश्चात्य आलोचक जॉन ड्राइडन ने कहा है। अगला प्रश्न इसके अंतर्गत आ रहा है, जी हाँ, अगला प्रश्न है, रस दशा काव्य है। यह कथन किस आलोचक ने कहा? तो रस दशा काव्य है रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। प्रश्न संख्या 22 है, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। काव्य
आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, काव्य की परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों यह परिभाषा हमारे महान कवि जयशंकर प्रसाद जी ने दी है। उन्होंने कहा काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। प्रश्न संख्या 23, काव्य हेतु में हेतु से क्या तात्पर्य है? काव्य हेतु में हेतु से क्या तात्पर्य है? तो हेतु का अर्थ है कारण। अगला प्रश्न, प्रतिभा को शक्ति किसने कहा? तो प्रतिभा को शक्ति कहने वाले भारतीय आचार्यों में नाम आता है आचार्य मम्मट का, आचार्य वामन का, आचार्य रुद्रट। 3 लोगों ने कहा काव्य को प्रतिभा, 3 लोगों ने कहा, मम्मट ने, वामन ने और रुद्रट ने। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मतः, यह परिभाषा किसने दी है? यह भट्टतौत ने दी है। अगला प्रश्न, प्रतिभा को उत्पाद्य किसने कहा माना? रुद्रट ने, उत्पाद्य। अगला प्रश्न, प्रतिभा रूपी बीज अंकुरित करने के लिए व्युत्पत्ति और अभ्यास मिट्टी और जल के समान है, यह कथन किसका है? प्रतिभा रूपी बीज अंकुरित करने के लिए व्युत्पत्ति और अभ्यास मिट्टी और जल हैं, उसके समान है, ये जयदेव ने कहा। अगला प्रश्न है, राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेद किए हैं? जी हाँ, भारतीय आलोचक आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद किए। पहला भेद है भावेत्री और दूसरा है कार्येत्री। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। प्रतिभा की 2 भेद किए जाते हैं, भावेत्री और कार्येत्री। अगला प्रश्न है, प्रतिभा के अभाव में भी काव्य सृजन हो सकता है, इस मत के एकमात्र प्रतिपादक थे आचार्य दंडी। जी हाँ, दंडी। अगला प्रश्न, समाधि को अवधान किसने कहा? समाधि को अवधान वामन ने कहा। अगला प्रश्न, कवित्वम बीज प्रतिमानम कवित्वस्य बीजम, यह कथन वामन का है। अगला प्रश्न, कवि को काव्य संसार का प्रजापति किसने कहा है? अग्निपुराणकार ने कहा है। अगला प्रश्न है, निपुणता शब्द का प्रयोग व्युत्पत्ति के लिए किसने किया है? तो मम्मट ने किया है। दुखार्तानां स्मार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रामजन्यं लोके नाट्यमेतद् भविष्यत्, यह मत किसका है? भारत मुनि का है। अगला प्रश्न, काव्य का प्रयोजन दृष्ट और अदृष्ट किसने माना है? वामन ने। दृष्ट जो दिखाई दे, अदृष्ट जो दिखाई न दे, दोनों प्रकार के आनंद देता है, इसलिए वामन ने इसे काव्य का दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजन माना है। प्रश्न संख्या 36 है कि काव्य का प्रयोजन प्रीति हृदयाह्लाद है, यह मत किसका है? तो दोस्तों आनंदवर्धन ने कहा। जो आनंदवर्धन जिन्हें ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता, उन्होंने कहा काव्य का प्रयोजन प्रीति हृदयाह्लाद अर्थात हृदय को आह्लादित करना है और प्रेम उत्पन्न करना। प्रश्न संख्या 37 में पंडित विश्वनाथ ने काव्य का प्रयोजन क्या माना? काव्य का प्रयोजन विश्वनाथ ने माना कि चतुर्वर्ग सुख एवं काव्यानंद। प्रश्न संख्या 38, काव्य शास्त्र में किस आचार्य के द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रयोजन सर्वाधिक मान्य, प्रतिष्ठित एवं सर्वोत्कृष्ट माना गया है? तो मम्मट द्वारा। प्रश्न संख्या 39 है कि मम्मट द्वारा प्रतिपादित 6 काव्य प्रयोजनों में शिवेतरक्षतये क्या अभिप्राय है? शिवेतरक्षतये, इसका अभिप्राय है लोकहित, लोकहित संसार का हित करना। शिवेतरक्षतये अर्थात शिव की इच्छा जो कल्याणकारी, संसार का हित। प्रश्न संख्या 40, मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रयोजन में सद्यः परिनिवृत्ति का क्या अर्थ है? सद्यः परिनिवृत्ति का अर्थ है आत्म शांति।
कीरत भनित भूत भल सोई, सुर सरिसम सब का हित होई। प्रयोजन के संबंध में यह मत है, यह काव्य मत है तुलसीदास का काव्य प्रयोजन में। प्रश्न संख्या, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह कथन है मैथिली शरण गुप्त का और यह पूछा गया था इस बार के एग्जाम में टीजीटी। अगला प्रश्न है, साहित्य का प्रयोजन आत्मानुभूति है, यह मत किसका है? तो दोस्तों यह मत आत्मानुभूति, साहित्य का प्रयोजन आत्मानुभूति नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। अगला प्रश्न है, साहित्य का प्रयोजन मानव हित किसने माना? तो दोस्तों साहित्य का प्रयोजन मानव हित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है सद्यः, ध्यान दें दोस्तों। अगला प्रश्न है, सद्यः परनिवृत्ति प्रयोजन किसका है? तो एक कविनिष्ठ भावकनिष्ठ माना जाता है। प्रथमा या अग्रिमा अभिधा शब्द शक्ति मानी जाती है। प्रथमा या अग्रिमा शब्द शक्ति अभिधा को कहा जाता है। अभिधा उत्तम काव्य है, देवकवि ने इसके बारे में कहा। मध्य लक्षणाहीन। प्रश्न संख्या 47, जिस प्रकार शरीर के सभी अवयवों में सर्वप्रथम मुख दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार के अर्थों में सबसे पहले अभिधा का ही बोध होता है। यह मत है आचार्य मुकुटधर पांडे जी का। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, मध्य व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। अभी यह आचार्य देव ने कहा। अभिधा शब्द शक्ति द्वारा कितने प्रकार के शब्दों का अर्थ बोध होता है? 3। मुख्यार्थ का बोध होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंधित लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा या परिभाषा किसने दी? आचार्य मम्मट ने दी। उपादान लक्षणा में उपादान का क्या अर्थ है? लेना। अजहत स्वार्थों की जिसका अर्थ है जिसने अपना अर्थ नहीं छोड़ा, किस लक्षणा को कहते हैं? उपादान लक्षणा को। जगत स्वार्था जिसने अपना अर्थ छोड़ दिया है, किस लक्षणा को कहते हैं? लक्षण लक्षणा को। रूपक अलंकार में कौन सी लक्षणा होती है? सारोपा, अर्थात सामान्य सहित आरोपा का मतलब आरोप किया जाए जिस लक्षण शक्ति का, उसे सारोपा कहते हैं। इसीलिए रूपक को भेद रहित या अभेद भी कहा जाता है इस सारोपा के कारण। साध्यावसाना लक्षणा किस लक्षण में होती है? रूपकातिशयोक्ति। व्यंग जीव है, कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग सोई उत्तम काव्य है। अभिव्यंग प्रसंग है प्रताप शाही का। तात्पर्य नामक चौथी शक्ति की उद्भावना किसने की? कुमारिल भट्ट ने की। गुण के प्रतिष्ठापक कौन माने जाते हैं? वामन माने जाते हैं। गुणों की संख्या के विषय में भरत मुनि का क्या मत है? 10 गुण हैं। मम्मट ने 10 गुणों का खंडन कर किसके द्वारा प्रतिपादित 3 गुणों को स्वीकार एवं सिद्ध किया? आनंद वर्धन ने 10 गुणों को सबसे पहले बताया था। मम्मट ने 10 गुणों का खंडन कर दिया और कहा कि सिर्फ 3 ही गुण बचते हैं। 3 गुण में प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। थैंक यू दोस्तों। तो आज आपको ये टीजीटी के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिले हैं, जो कि जिनकी संख्या 60 रही। अब आगे भी आपको मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हिंदी के। बहुत बहुत